प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं यहाँ पर नेता बीजेपी के तौर पर। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका नितेंद्र जी। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका रत्नाकर जी। और साथ ही दयाराम भार्गव प्रवक्ता सुभाषपा के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दयाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि किसान को लेकर अक्सर आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को घेरा जाता है। क्या कुछ योजनाएं हैं और क्या वास्तव में किसान की स्थिति आपने बहुत बेहतर की है कि आप दावा कर पाएं, आप जाकर लोगों के बीच में ये दोहरा पाएं कि नहीं, किसानों को निश्चित तौर पर अन्नदाता के साथ साथ आपने सुध भी ली है, बाजार भी उसके अपेक्षाकृत आपने बेहतर की है ताकि उसको उचित फसल का दाम भी मिल सके, उसको खाद भी मिल सके और उसको पर्याप्त सम्मान भी मिल सके। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और देखिए, चूंकि आपने प्रारंभ मुझसे किया है तो मैं निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, और या यूं कहें कि केंद्र में जो आदरणीय मोदी जी की एक योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, जिनकी भी जोत 2 एकड़ से छोटी है या दो छोटी जोत वाले किसानों को कितना लाभ मिला है, इसका असर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो कभी उपज से पहले ही ब्याज की बोझ में दब जाते थे, आज वो किसान अपनी बीज खरीदने के लिए, यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिससे प्रारंभ हो सके खेती प्रक्रिया, खेती किसानी शुरू हो सके, जब बीज ही नहीं रहेगी तो उसके लिए जो किसान सम्मान निधि का जो लाभ मिलना शुरू हुआ है समस्त भारतवर्ष के और अपने प्रदेश के किसानों को, इससे कितना परिवर्तन आया है, ये एक व्हाइट पेपर स्टडी का विषय। हालांकि देखिए, आदरणीय योगी, आपने बहुत सारी बातें कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कह दी कि योगी मॉडल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बड़ी डिमांड में है और उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब मुख्यमंत्री खुद इतने सामान्य बैकग्राउंड से आ सकता है तो उससे ज्यादा कोई किसानों के दर्द को समझने वाला, किसानों की बातों को समझने वाला मुझे नहीं लगता कि देखिए होंगे। और अन्य प्रदेशों में दूसरे नेता, दूसरी पार्टियों के भी नेता होंगे, बहुत से किसान नेता हमारे देश में हुए हैं। मैं उस तरह से मतलब किसी को उठाने, योगी आदित्यनाथ जी देखिए अतुलनीय है, उसकी उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे नेता भी, उन्होंने भी बहुत काम किए। अब आते हैं, देखिए क्या है कि गन्ना किसानों की जो बहुप्रतीक्षित मांगे थी या जो बहुत बकाया था, उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए कार्य, आप समझिए कि इस समय वो वरदान, किसी वरदान से कम नहीं है। निश्चित तौर पे विपक्ष है उसकी बुराई करेगा। जिन परिस्थितियों से अभी 2 वर्ष पहले हमने ढाई वर्षों का जो हमने एक एपिडेमिक या कोरोना काल को झेला है, व्यवस्था किस प्रकार से एकदम से नीचे चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से इतने बड़े आबादी वाले प्रदेश को बड़ी सफाई से निकाल करके ले आए, देखिए हम चर्चा निश्चित तौर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्य सराहनीय हो तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप केवल कल्पना करिए कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, प्रवासी जो आए थे, प्रवासी मजदूर जो वापस आए थे, उनके खुद के यही प्रदेश में ही काम के लिए आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। किसी समय जो है कंपनियां उत्तर प्रदेश से छोड़ के जाती थी, आज उत्तर प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट हब है। जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य थे, उनको कम से कम जो है साक्षात लाइव रूप में जा रहा है। उन कंपनियों में भी, चाहे वो अमेठी की कंपनियां हो, चाहे बुंदेलखंड में लगने वाले इन्वेस्टमेंट हो, उस पर आज देख सकते हैं कि विश्व में ये एक खबर बनती है। तो एक सशक्त प्रशासन, एक ऐसा प्रशासक प्रदेश को मिला है जिनके नियति पे कोई शंका नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी काम किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं अपनी बात को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पीछे की बुराई करूं, ऐसी बात नहीं है। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो भी कार्य हुए हैं या पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भी कार्य प्रारंभ किए, तो उनमें किसी प्रकार की रोक या किसी प्रकार को उनको जो है हैंडीकैप बनाना, ऐसा वर्तमान प्रदेश सरकार का कोई इरादा नहीं है। तो विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। आदरणीय योगी जी का जो सर्वोपरि लक्ष्य है वो किसानों का विकास, क्योंकि किसानों से ही यह विश्व की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर वही नहीं प्रसन्न रहे तो बाकी सारी बातें व्यर्थ होंगी। तो इस समय प्रदेश में देखिए सुरक्षा, विकास और किसानों को जितना भी लाभ पहुंचाया जा सकता है, प्रदेश की सरकार कर रही है। अगर आप चाहें तो क्रमवार भी बता सकता हूं, लेकिन सबसे जो नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरी बार जब आपके पास आऊंगा तो आप विस्तार से अपने पक्षों को आप यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं। आखिरी लाइन में कह देना चाहता हूँ, जो किसान सम्मान निधि है, कभी कभी पूरे इतिहास या पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए छोटा सा, जैसे बोलते हैं ना ताबूत की आखिरी कील, ये तो नेगेटिव होता है। लेकिन ये जो किसान सम्मान निधि है, ये विकास के
राह में, किसानों की विकास की राह में इतना बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है कि आप देखिए कि बड़े किसान या छोटे किसान या जो बदले बहुत छोटे किसान हैं उनको कितना लाभ हुआ। मैं ऐसा क्षेत्र में भी जाता हूं और गरीब से गरीब जनता से मिलता हूं तो कई किसान प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि उनकी किसान सम्मान निधि आएगी तो उनकी फसल के लिए जो है चीजें उपयुक्त तौर पे उनको फसल खरीदने के लिए उनको कितनी आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक बड़े है। ही नहीं, केवल ज्यादा विकसित नहीं, छोटे किसानों का बिल्कुल भी ठीक है। जब आप इसमें अपनी बात को रख रहे हैं तो हमारे साथ रत्नाकर जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रत्नाकर जी, हमारी तरफ यहाँ से पर उनको लगातार प्रणाम बोल आप दीजिएगा। रत्नाकर जी को प्रणाम बोल दीजिएगा सर। जी रत्नाकर जी, जिस तरह से आप लगातार मुस्कुरा भी रहे थे कि जब प्रदीप जी अपनी बातों को रख रहे थे, क्या वास्तव में जो आपने मुद्दे पहले उठाए थे, आपने लगातार कहा कि नहीं गाजीपुर में किसान बैठे रहे, किसान परेशान हो गए थे, किसानों की हालत खराब हो गई है, लेकिन प्रदीप जी ने जो आंकड़े यहाँ पर गिनाए, इनका तो ये कहना है कि भाई किसान की व्यवस्था में और किसान को बाजार के साथ जोड़ने में, किसान की अवस्था में, किसान की परिस्थिति में हमने एक व्यापक परिवर्तन करके दिखाया है, जो कि पहले की सरकारों में नहीं हुआ, और इसीलिए किसान का भरोसा पार्टी के ऊपर बढ़ा है, सरकार के ऊपर बढ़ा है। देखिए आलोक जी, ये जो बातें कह रहे हैं उसमें हकीकत क्या है वो समझने की दरकार है। आज जो ये कह रहे हैं कि जब गांव में जाते हैं और जब किसानों से मिलते हैं, उनको जब किसान सम्मान निधि आता है 2000 करके 6000 साल भर में जो आता है, बड़ा खुश नजर आते हैं उस समय में। देखिए, जब किसानों को उनकी लागत के हिसाब से आमदनी नहीं मिलेगा तो आप जो है इसी तरह से अगर 2000 रुपया देंगे तो बेचारों को, मरे को जो है किसानों को उतना ही मिल जाएगा तो उसमें ही खुशी उनको नजर आएगी। मैं उसका उदाहरण इस तरह से देना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना जो है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल योजना जो 4 साल का लेके आए हैं, आप पूर्णकालिक नौकरी देने में अक्षम हो गए और आप कहेंगे कि अग्निवीर योजना के तहत आइए और रोजगार लीजिए, और आप गिनाने लगेंगे, दिखाने लगेंगे, वीडियो वायरल करेंगे कि हजारों की लाइन लगी हुई है, तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि उनका जो हक है वो हक नहीं दे पा रहे हैं और वो मजबूर हो चुके हैं आप जो दे रहे हैं उसी को हासिल करने। अगर ये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, 2000 6000 जो देते हैं साल की, आज कम तुलना कर लीजिए आलोक जी, आज जो है बिजली दर कितनी बढ़ गई है इन 10 सालों में, तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक हाथ से तो दिया इन लोगों ने, लेकिन दोनों हाथ से छीन लिया है। बिजली दर बढ़ गई, डीजल पर 55 रुपया से 100 रुपये के करीब हो गया, खाद के दाम जो है 2 गुने हो गए, लागत किसानों का पैदावार का बढ़ गया है और आमदनी घट गई है। उसका नतीजा मैं एक आंकड़े के हिसाब से देता हूं। 2014 में किसानों का कर्ज 9.6 लाख करोड़ था। कितना? 9.6 लाख करोड़ था 2014 में किसानों का कर्ज, कुल कर्ज, और वो 2022 में 16.80 लाख करोड़ हो गया। कहने का ये मतलब है कि आप 2000-4000 देख के खुशी तो देख ले रहे हैं, लेकिन किसानों की लागत जो घट गई है, किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो आपने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे, आज हकीकत में किसानों की आमदनी जो है कर्जे 2 गुने हो गए हैं। उसका कारण यह है कि महंगाई बढ़ती गई है और इनकी लागत बढ़ती गई है और आमदनी घटती गई है। उसका मूल कारण यही है। किसान सम्मान निधि पे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। किसानों का हाल जाकर देखिए, पूछिए उनसे कि बाढ़ आ जाती है तो क्या हो जाता है, क्या आप मुआवजा देते हैं? नहीं देते हैं। आज आप 2000 दे के और विश्व भर में ढिढोरा पीट रहे हैं कि किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। अरे भाई साहब, किसानों की कितनी हित ऐसी सरकार है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। वही किसान है कोविड में, जो हमारी कृषि आधारित अगर अर्थव्यवस्था नहीं रहती, 20% जो है हम जीडीपी में योगदान करते हैं कि कृषि हिस्सेदारी हमारी है, और अगर वही जीडीपी अगर कोविड में अगर किसान नहीं रहते तो आज अर्थव्यवस्था में लोग भूखों मरने की नौबत आ जाती। जिस तरह से आपने 4 घंटे में पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था और जो है अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया, उसका खामियाजा देश आज तक भुगतता आ रहा है। यह किसान है, अन्नदाता है, जो देश को जिंदा रखे हुए, और उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, कितनी आमदनी हो गई है, वो पूरा देश देख रहा है और जान रहा है। डॉक्टर नितेंद्र भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जिस तरह से बीजेपी का दावा यह है कि किसानों की स्थिति इसलिए भी ज़्यादा बेहतर हुई है क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में हमने बेहतर काम किया है, और सहकारिता से देखिए आपकी पार्टी के दो बहुत ही दिग्गज नेताओं का भी सीधा संबंध रहा।
मुलायम जी ने भी काफ़ी ज़्यादा सहकारिता के क्षेत्र में काम किया और साथ ही शिवपाल जी ने भी। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में बीजेपी ने किसानों की परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन किया है? क्योंकि इनका दावा ये है कि आपके समय में सिर्फ और सिर्फ कर्ज किसानों के ऊपर होता था, उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होता था, लेकिन बीजेपी ने गन्ने के मूल्य का भुगतान भी किया और किसानों को कर्ज से मुक्त भी किया है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आंकड़ों में खेलते हैं। जैसे गांव में जादूगर जादू दिखाता है, ऐसे उंगली लाता, बताइए कितनी, ये उस तरीके की बात करते हैं। ये कभी नहीं बताते। जब किसी का 100 रुपया बकाया होता है, ये कभी नहीं कहते 100 रुपए बकाए हैं, ये 2 रुपए देते हैं, उसका ढिढोरा पीटते हैं कि मैंने 2 रुपए दिए, देखिए 2 रुपए दिए। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अभी आपसे इन्होंने 2.15 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बात करी है, जबकि आज मैं आपको बताता हूं बकाया महाराजगंज की चीनी मिलों पर 39.31 करोड़ का बकाया था, बागपत में 7.41 का बकाया है, गोंडा में 19.72 करोड़ बकाया है, लखीमपुर में 80.35 करोड़ रुपए का बकाया है। यानी टोटल अगर 4-5 चीनी मिलों की बात की जाए तो 146.85 करोड़ रुपए का बकाया है। लेकिन इसका अगर ब्याज देखा जाए तो कई सालों से पिछले 22-23 से इन्होंने दिया है, इसका ब्याज अगर देखा जाए तो 20 करोड़ रुपया का ब्याज होता है और 2.25 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद इस तरीके का ढिढोरा पीटते हैं। ये तो वही बात हो गई जैसे मणिपुर की बात होती है, मुख्यमंत्री से बयान लिया जाता है तो कहते हैं अरे एक घटना पे क्यों रो रहे हो, ऐसे तो हमारे यहाँ हजारों घटनाएं हो चुकी, हजारों FIR है, एक आ गई तो आप लोग इस तरीके की बात करने लगे। इसी तरीके की बात ये आज यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा सम्मान निधि दे दी, बहुत लोगों को लाभ पहुंचा दिया। अरे भाई, आपने जो किसान का कर्ज दबा रखा है चीनी मिलों में पैसा, उसके ब्याज का भी अगर भुगतान कर देते इस देश का किसान खुशहाल हो जाता। और जबकि नियम है आलोक जी, जो किसान को हम भुगतान करते हैं उसका अगर 40 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। ये इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, 2-2 साल का बकाया भुगतान नहीं करते हैं, उसी के इंटरेस्ट है कि मिल मालिकों का, पूंजीपतियों का भंडार भर रहा है और किसान के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जाता है। उनकी लागत बढ़ जाती है, उनके आज कीटनाशक दवाइयों के दाम हो, सिंचाई के दाम हो, बिजली के दाम हो, ये सब महंगे हुए हैं, लागत महंगी हुई है और आमदनी घटी है। इनका पहला मैनिफेस्टो में उठा करके देख लिया जाए तो जब ये 2017 में सरकार में आए थे तब इन्होंने जो बात कही थी वो बात भी अभी तक, उस समय इन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य किसान को गड्ढा में ये मिलना चाहिए। आज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने मैनिफेस्टो को याद कर ले कि जो बात 17 में कही थी कि आज वो 24 में भी दे रहे हैं। आज तक अपने मैनिफेस्टो में जो रेट घोषित किए थे वो तो दे नहीं पाए। इस तरीके से किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी खराबार कर रही है जाहिर है। आज आम जनता, सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ गूगल में पड़ा हुआ है, अब छुपा किसी से कुछ नहीं है। अब आंकड़ों की जादूगरी नहीं चलेगी। 100 का बकाया 2 देख के ढिढोरा पीटोगे, 2 रुपए दिए 2 रुपए दिए, अब कोई मानने वाला नहीं है। आपने उनका ब्याज भी नहीं लौटाया है। अगर उनके जो बकाया उसका ब्याज जोड़ लिया जाए तो ब्याज भी बहुत सारा हो जाता है। आप ब्याज ही सही अगर भुगतान कर देंगे तो किसानों का कल्याण हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये आंकड़ों की जादूगरी करना बंद कर दें, सिर्फ किसानों का वास्तविक समय से भुगतान करा दें, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ दयाराम भार्गव जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दयाराम जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से आपने तीनों दलों की आपने बात तो सुनी और साथ ही किसान पर आज चर्चा है, और उत्तर प्रदेश में आपने किसानों की हालत को बनते बिगड़ते कई दशकों से देखा होगा। आपको क्या लगता है कि आपकी गठबंधन की जो अब सरकार है उसमें किस तरह से काम हुआ, समाजवादी पार्टी ने किस तरह से काम किया, कांग्रेस का क्या विजन रहा, कांग्रेस ने कितना विकास किया, कितनी किसानों की मदद की? तो एक मिला जुला आपका विश्लेषण क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि किसान की परिस्थिति मौजूदा सरकार में कितनी बेहतर हुई, या जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि पहले हालत बहुत खराब थी, पहले कितनी हालत खराब थी? नहीं, देखिए, एक फायदा ये हुआ है कि पिछली सरकारों में यूरिया डाई सुपर को लिए जो है लोग लाइन पे लगा करते थे। रेट जरूर बढ़ा है लेकिन लोग लाइन पे नहीं लगते हैं। ये मैं स्वयं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खेतीहर हूँ। अब हमारे चाहे वो रत्नाकर जी इसको ना समझे, चाहे नितेंद्र भाई ना समझे, तो सहकारिता तो करनी पड़ेगी।
हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है भाई। हम झूठ मूठ की झोल मोल की बातें नहीं, महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ में किसानों के रोजमर्रा की जो चीजें पहले लाइन लगती थी वो लाइन नहीं। हाँ। महंगाई पे सरकार को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, वो कर रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है किसान। पिछली सरकार में जो मैंने आलोक भाई देखा है 2014 से पहले, किसानों के जो गन्ना हुआ करता था, हम तो पूर्वांचल से अयोध्या से आते हैं, तो हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है। हम लोग पहले जो गन्ने की खेती गुड़ वगैरह बनाया करते थे, तो गांव में जो है कोल्हू होता था, तो कोल्हू के माध्यम से पहले बैल द्वारा होता था, फिर जब लाइट वाला व्यवस्था आया तो उससे करके पका करके गुड़ मतलब उतना ही अपने घर पे रखते थे। गुड़ या जो भी देसी भाषा में भेली बोलते हैं, यहाँ पे तो डैया बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको भेली बोलते हैं। जो गोल गोल होता है उसको भेली बोलते हैं, जो राब होता है उसको गुड़ बोलते हैं, हमारे पूर्वांचल की बात। ठीक है, तो वो उसको लेकर के बाकी जो गन्ना होता था हम मिलों में देने का काम करते थे। मैं वो उस समय की अगर बात बता दूं आप मिलों की, मिल में गन्ना सूख जाया करता था, पर चला जाया करता था, पर्ची नहीं मिलती थी, पर्ची खो जाती थी, और पर्ची के लिए कम से कम 3-4 महीने तो पर्ची के लिए लाइन में आना जाना पड़ता था। कोई मानेंगे नहीं कि विसंगतियां थी। अब वो चाहे आज मान लो कि क्या नाम है, डिजिटल का जमाना हो गया है, ई टिकटिंग का जमाना हो गया है, तो लोग जा रहे हैं आज की डेट में, उनको जाते ही पर्ची मिल जा रही है। तो उस समय आप देखेंगे खाद बीज, मैं अपनी बता रहा हूँ, खाद के लिए कम से कम मैं अपने गांव से, सिटी से लगा लीजिए कि हमको कम से कम 5-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उस समय हमारे पास क्या साधन थे? उस समय सरकार कांग्रेस की थी, साधन क्या थे? साइकिल नहीं होता था, साइकिल अपने सर पे ढोके लाया करते थे 50-50 किलो खाद को। ये भी संगतियां थी। अब ये इस बात को मानेंगे थोड़ी। आज ठीक है, विपक्ष है, हम भी विपक्ष में है, विपक्ष में थे, हम सरकार की नहीं बात कर रहे हैं कि सरकार ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, लेकिन जो विसंगतियां थी उस विसंगतियों में अब कुछ न कुछ फायदा हुआ है। महंगाई है, सरकार महंगाई पे काम कर रही है, करे, कंट्रोल करे। हर सरकार अपनी जनता को कुछ न कुछ देने का काम करती है। हम ये कह दें कि इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, सबने किया, लेकिन जनता तक किसका पहुंचा? जनता तक आज मोदी और योगी का जो 2000 किसानों को जा रहा है 6000, वो आप चले जाइए, हम हमारी बात मत माने, ना नितेंद्र भाई माने, ना हमारे रत्नाकर भाई माने, चले जाइए भारत देश के या किसी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, आप किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान यही कहेगा भैया पिछली सरकारों ने कुछ नहीं दिया, कम से कम हमें इतना तो दे रहा, खाद बीज तो हमारे आ जाते हैं। और उसके साथ में ये जो टर्म है ये मानते हैं महंगाई है, लेकिन व्यवस्था के साथ में आय भी बढ़ा है, आय के साथ में किसानों का जो है पैदावार बढ़ा है। तो पैदावार क्यों बढ़ा है? पहले यूरिया जो डायरेक्ट हुआ करता था, उस यूरिया को कई खाद्य पदार्थों में लगाने का काम करते थे, इसलिए उसकी लाइन लगती थी, उसमें नीम कोटिंग कर दिया गया, अब वो किसी काम का नहीं रह गया, वो खाद किसी काम का नहीं रहेगा। लोग भाई वो तो केवल जो है किसान के खेत में ही जा सकता है। पहले दूध में मिला करके दूध में मतलब तमाम ऐसे जो क्या नाम है मिठाई वगैरह जो खाद्य पदार्थ बनते थे उसमें यूरिया इस्तेमाल हुआ था। एक तो ये बंद हुआ। महंगाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, विपक्ष की बातों को मैं स्वीकारता हूँ कि महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ में जनता को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायदा हुआ है। लाइट की बात आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट नहीं थी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई लाइट उत्पादन का नहीं किया, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि आज कोई गांव अछूता नहीं है जहां लाइट नहीं है। उसका कारण है जो 100 वाट का बल्ब जला करता था आलोक भाई, जब से आपका ये क्या नाम है बल्ब आया है, एलईडी आई है, आप जाइए गांव में भरपूर मात्रा में लाइट है, भरपूर मात्रा में। गांव के लोग देखिए, महंगाई है, जनता कहती है महंगाई है, लेकिन हमें सुविधा तो मिला है। मैं तो यही बातें, मैं जब हम विपक्ष में थे तब भी यही बातें करते थे। महंगाई को सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है, हम बार बार कह रहे हैं महंगाई आज भी है, अब महंगाई पिछले सरकार में थी, लेकिन जनता की आवश्यकताएं जो है कैसे पूरी होगी। अब बात आती है, आज पिछली साल में हमने देखा, मैंने सर्च मारा तो उसमें दिखा, पिछली सरकार में 5 साल में जो है किसानों का जो गन्ने का भुगतान हुआ था वो 95,000 करोड़ हुआ था। लेकिन अभी जो हमने सर्च मार के देखा, इस सरकार में जो है 2,13,400 करोड़ का भुगतान हुआ 6 साल में। इसका मतलब कहीं ना कहीं भुगतान बढ़ा। अगर भुगतान बढ़ा है तो उत्पाद भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है।
भुगतान बढ़ने का कारण है कि उत्पादन बढ़ा है तो जो मिलों में लाइन लगा करती थी वो लाइन कम हुआ है। कुछ ऐसे मिल थी, देखिए पिछली सरकारों में जो मिल पैसा नहीं दे वो मिल बंद हो जाया करता था, उस पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मैं तो धन्यवाद योगी जी का करूंगा कि कम से कम जो बंद मिलें थी उसको इन्होंने चालू करने का काम किया और दो नए जो इन्होंने उद्घाटन किया वो भी खुल जाएगा। साथ में एक काम और किया, जो निजी चीनी मिल हुआ करती थी उन चीनी मिलों में जो है उन्होंने डाक डपट कर जो है उनका भुगतान कराने का काम किया, उस पर भी हस्तक्षेप करने का काम सरकार के द्वारा हुआ। दूसरी बात और सुन लीजिए, इसी के साथ में एक और किसानों का क्या नाम है, ये जो चीनी मिलों का था इथेनॉल की बात होती थी, जो पेट्रोल में आप 10% मिलाया जाता था। पिछली सरकारों में कांग्रेस की सरकार की, सपा बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, इनके माध्यम से कांग्रेस की सरकार चला करती थी। उस समय चीनी मिलों के उत्पादन करने वाले वो इथेनॉल के प्रयोग के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन वो लोग प्रतिबंध से मतलब आदेश नहीं दिया। धन्यवाद है कि सरकार ने इसको भी चलाने का काम किया, जबकि आप देखेंगे जब से इथेनॉल का प्रयोग हुआ है मकई के दाने से सबसे ज्यादा ये बनने का काम होता है, और जो गन्ने का जो निकलता है माड़ निकलता है उसके द्वारा ये बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी अगर इसका काम बढ़ेगा तो इससे जनता में लाभ मिलेगा, किसानों के उत्पादों को बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात समझ गया रत्नाकर जी। इनका यह कहना है कि किसान की सिर्फ परिस्थिति में यहां पर परिवर्तन नहीं किया सरकार ने उन तमाम कमियों को भी दूर किया जिसके चलते कुछ समस्याएं पैदा होती थी। जैसे इन्होंने बिजली के बल्ब की बात की कि जहां 100 वाट का एक बल्ब जलता था अब उतने ही वाट में घर में कम से कम 7 या 8 बल्ब जल जाते हैं और उससे पूरा घर रोशन हो जाता है। बिजली की खपत भी कम हुई, रोशनी भी हुई। इनका यह भी कहना है कि जहां चीनी मिलों को पहले घाटे के बाद बंद कर दिया जाता था क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती थी, इस सरकार ने न सिर्फ भुगतान कराया बल्कि घाटे से उबरने के लिए तमाम तरह की उसको तकनीकी सहायताएं भी प्रदान की गई। इन चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में सब कुछ खराब ही रहा सरकार का प्रदर्शन, या कुछ बेहतर भी हुआ जो आपको नजर आता है? आलोक जी देखिए, मेरे भाई जो बता रहे हैं उसमें कुछ तथ्य हैं जो तथ्य मैं बताना चाह रहा हूं कि ठीक है, निश्चित रूप से जो 10 रुपए वाले बल्ब थे, बल्ब की जगह जो एलईडी आ गए, एक बल्ब की जगह 7-7 एलईडी जला रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप विचारणीय प्रश्न ये है कि अगर ये सुविधाएं आई हैं, हमारे पॉकेट से पैसा कितना जा रहा था जब 10 रुपए का बल्ब हम लगा रहे थे, जब जला रहे थे उस समय, तो बिजली बिल कितनी आती थी। और आज जब हम कह रहे हैं कि एलईडी लगा रहे हैं, बिजली बचत हो रही है, लेकिन हमारा बिल तो बढ़ता जा रहा है ना कहीं वो हमारे खर्चे के ऊपर आ रहा है। तो ये सत्यता है कि आप जो है एलईडी लगा दिए लेकिन बिजली बिल जो है कई गुना बढ़ा दिए, बिजली की दरें कई गुना बढ़ा दिए, जो किसानों के लिए जो है एडिशनल खर्च है। दूसरी चीज ये कह रहे थे इथेनॉल, ये कह रहे थे कि इथेनॉल मिलाया 10% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो ये अच्छा काम कर रही है सरकार चीनी मिलों से लेकर के, तो निश्चित रूप से अच्छा काम है। लेकिन इसका फायदा जनता को कितना मिल रहा है ये तो बता दें मेरे भाई। आज जो पेट्रोल 60 रुपए का हमारी सरकार में 62 रुपए का लोग खरीदते थे, आज वो 110 रुपए का 105 रुपए का खरीदने लगे हैं। तो आखिर में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है तो उसका फायदा जनता को तो होना चाहिए ना, जनता को होना चाहिए। और ये 9 साल के दौरान यही भारतीय जनता पार्टी 30 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी जो है वसूल चुकी है, वो जनता को फायदा मिलना चाहिए। आज ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटते जा रहे हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे, तो उसका फायदा कहाँ मिला जनता को? तो ये सारी कवायद जो की जा रही है उसका फायदा कहीं न कहीं जनता को मिलना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वो है। अभी ये भाई कह रहे थे कि हम जो है महंगाई बढ़ गई, लेकिन अब हमको जो है यूरिया जो है कहीं नजदीक में मिल जा रहा है। अरे किसान जो है हमारा वो 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर चलने को तैयार है, वो जा सकता है, लेकिन वो जब देखेगा ना कि 2 रुपया हमारा बचता है तो वो 4 किलोमीटर भी जा करके ले लेगा। तो डिस्टेंस मायने तब रखेगा जब आप उसको सस्ते कीमत में वो दिलाएंगे, तब वो डिस्टेंस मायने रखता है। तीसरी चीज मैं कहूंगा आलोक जी कि ये सरकार अगर इतनी ही किसान हितैषी थी तो ये कृषि कानून जो लेकर आए तो उसमें कृषि कानून को क्यों वापस कर दिया? क्यों जो है 700 किसान जो शहीद होने के बावजूद 1 साल तक प्रदर्शन किया गया दिल्ली की सीमाओं पे, फिर कृषि कानून वापस लिया गया? क्योंकि सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है।
अडानी और अंबानी पूंजीपतियों के फायदे के लिए कृषि कानून लाया गया, जिसको किसान बड़ी अच्छी तरह से समझ गए और जिसका नतीजा ये हुआ कि अंततोगत्वा किसानों के अन्नदाताओं ने जब आंदोलन साल भर किया तो इस सरकार को बैकफुट पे आना और कृषि कानून वापिस लाना पड़ा। आज मैं पूछना चाहता हूं, उस दौरान आपने किया था, वादा किया था जब कृषि कानून वापिस किया कि हम किसानों को कानूनी गारंटी देंगे, एमएसपी पे एमएसपी लाएंगे, किसानों को कानूनी गारंटी देंगे। एमएसपी पे खरीदारी कितनी हुई? मात्र 6% खरीदारी हुई और आज तक किसानों को एमएसपी पे कोई कानूनी गारंटी नहीं मिल पाया है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये जितना भी वो चीजों सारी चीजों दिखा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि यह किसान विरोधी सरकार है। मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूं किस तरह से किसान विरोधी सरकार है। 2019 से 2020 का ही आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। इन्हीं के शासन काल में किसानों की आत्महत्या का दर 18% बढ़ गया था। क्यों भाई? अगर किसान इतने ही सुखी रहेंगे, इतने ही उनको लागत का मूल्य जो है वो 1.5 गुना और 2 गुना मिल जाएगा तो वो आत्महत्या क्यों करेंगे? कहीं न कहीं आपने किसान जो बेचारे मौसम के मार हमेशा किसानों पे पड़ती है। आप देख लीजिए गांव पर, मेरे पिताजी भी किसान है। हेलो भाई, मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मेरे पिताजी किसान है। हम जब गांव पे जाते हैं तो देखते हैं, यूपी में रहने वाले बातों को सुनते हैं। 99% लोग किसान हैं। यूपी में तो रहने वाले 99% लोग किसान ही है। भले ही कोई उसमें छोटा खेतिहर होगा, कोई उसमें बड़ा होगा। हम अपनी पिताजी की बातों को सुनते हैं और वो कहते हैं कि आज जो है किसान मजबूरी में किसानी कर रहा है। आज जो किसान है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। 2 साल फायदा होता है तो 2 साल नुकसान हो जाता है। आज की परिस्थिति ऐसी होगी। क्या इन्होंने किया किसानों के लिए? अगर एमएसपी लेकर आते तो वो जो नुकसानी होता है वो किसानों को नहीं होता, तो किसान खुशहाल रहता। क्यों किसानों को आत्महत्या करना पड़ता? मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, आपने जितने भी आरोप लगाए उनका एक बार क्रमशः जवाब ले लेते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, एक बार अब हम इसका जवाब ले लेते हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए। इनका ये कहना है कि भाई एमएसपी की बात आप लोग करते थे, भरोसा दिलाया गया था किसान को कि अगर आप अपने धरने को, आंदोलन को समाप्त कर देते हैं तो एमएसपी पर आपको लाभ दिया जाएगा, एमएसपी पर आपकी फसलें खरीदी जाएंगी। तो क्या इन तमाम वादों को आपने पूरा किया है? क्योंकि इनका कहना है कि बस आपने कह दिया था, वादा तो आपने आज तक पूरा नहीं किया। आलोक जी, देखिए रत्नाकर जी से पहले जो वक्ता थे अयोध्या वाले, नाम स्किप कर जाऊं, क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने कुछ बातें बताई। अगर आप उसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखेंगे तो जो सरकार के उठाए हुए कदम है, एक कदम से दूसरे कदम से जो लाभ मिला, दूसरे से तीसरे से चौथे पे जो लाभ मिला। अब रत्नाकर पांडे जी को बातें कही है। अभी कर्नाटक का एक न्यूज आपने सुना होगा और ये डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे। हिमाचल में सरकार आपको प्रति 3 रुपये बढ़ा दिया गया रेट। तो ये जब इतनी तरफदारी कर रहे हैं तो जहां इनके में सक्षमता है, जहां ये कर सकते हैं, वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? आज विधायकों को विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है कर्नाटक में, क्योंकि वो जो 5 वादे किए थे और 5वें के साथ एक 6वां वादा था, जिसको 5 वादों को पूरा करना, ये 6वां भी वादा था। तो वादा पूरा भी अभी तक नहीं हुआ और कान खिंचौए और जूतल नोचौल होना शुरू हो गया। तो देखिए, इस प्रकार की सरकार नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा समझ पाएंगे, लेकिन चूंकि विपक्ष है तो विपक्ष तो अपनी वाली करेगा। आधार नहीं है लेकिन बातें बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हैं। आप क्रमबद्ध हुए विकास से आपकी जरा भी दृष्टि नहीं है, कोई बात नहीं, मत करिए। लेकिन देखिए, जनता समझ रही है। जनता ये देखिए, ये क्या है, उस समय जब वो चल रहा था और जब आदरणीय मोदी जी ने उसको क्षमा मांग करके वापस लिया तो वो कानून तो अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें देश की स्थिति को ध्यान में रख करके और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भी नहीं किया जाता। सरकारें करती हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए कार्य करती हैं, लेकिन देश सर्वोपरि होता है हमारे लिए। आप बताइए, आपने क्रूड ऑयल की बड़ी बातें की, हिमाचल में जाकर कराइए ना, 3 रुपए ज्यादा महंगा हो गया वहां पे। और कर्नाटक और राजस्थान यहाँ है आपकी सरकारें, छत्तीसगढ़ में है आपकी सरकारें, वही करके दिखाइए ना। 3-3 रुपए 4-4 रुपए सस्ता कर दीजिए, जो उजाट वहां पे लगता है, फिर देखेंगे, बात करेंगे। देखिए सर, ये सरकार चलाना, जो कांग्रेस 55 वर्षों तक शासन किया और क्या स्थिति रही, और आज हम 75वें वर्ष में चल रहे हैं, तो इनके विकास की रफ्तार, इनको वही क्रूज चाहे धीरे 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 धीरे। अरे राजीव जी खुद ही कहते थे कि 1 रुपया देते हैं 85, बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है ये, राजनीति में अक्सर प्रयोग होता है
85 पैसा कट जाता है, 15 पैसा मिलता है। तो स्वयं प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जब ये बात स्वीकार कर चुके हैं, तो इसमें इनकी सरकार की स्टाइल, चलाने की स्टाइल में कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अब ये झुझलाहट कह लीजिए, 80 के दशक के बाद से अभी तक सरकार आई नहीं। आखिरी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे जिसकी सरकारें नहीं है, हमेशा केंद्र में प्रभाव करती रही है, और सबसे ज्यादा समय तक आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री अब तक के इतिहास में रहे आजादी के बाद से। लेकिन अब देख लीजिए क्या स्थिति है। मैं उस पर कोई कटाक्ष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जनता इनकी बातों को से अब कन्विंस नहीं है। और दूसरी सरकार है योगी जी की, इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, और इस चुनाव से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि अखिलेश जी दोबारा आएंगे, लेकिन जनता ने कहा अपना भरोसा दिखाया। तो जनता सर्वोपरि मानी जाए, या विपक्ष के नेता जो हारे हुए हैं, जो लगे हुए कारतूस है, उनकी बातों को सच माना जाएगा? आने वाले चुनाव है, देखिए, मैं खाली उत्तर प्रदेश नहीं, यही नियम जो है कर्नाटक, और यही नियम राजस्थान, यही नियम छत्तीसगढ़, यही नियम हिमाचल में भी होता है। तो जनता अपने हिसाब से देखती है, करके दिखाइए ना। योगी जी की सरकार है, कितनी नेगेटिव न्यूज आए कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है विकास कार्यों के लिए, वहां देख लीजिए कर्नाटक में आज वो राष्ट्रीय स्तर का न्यूज बना हुआ है कि मुख्यमंत्री और अपनी कैबिनेट में ही सेका नहीं है, सामंजस्य नहीं है, विधायक जो है मांग रहे हैं पैसा, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए। तो आरोप लगाए, थोड़ा अच्छे आरोप लगाए ना, जो कि थोड़ा सरकार को मदद करें। यहाँ व्यक्तिगत आरोप लगा करके, मतलब ऐसे आरोप लगाए जिसका सिर पार ना हो, और विकास के कार्य जबकि दिखाई दे रहे हो, धरातल पर उतर के आ रहे हो। ठीक है, केवल फीता काटने तक, क्या पत्थर लगाने तक नहीं रहे कांग्रेस के शासनों की तरफ से। अब दिख रहा है, अब वो नहीं हजम हो रहा है, तो ठीक है, विपक्ष है वो नहीं हजम हो, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, दोनों लोकसभा सीटों के मामले में, जनसंख्या के मामले में, और इस समय इन्वेस्टमेंट के मामले में, देखिए आर्थिक राजधानी और अलग अलग विकसित देश में सभी क्षेत्रों का विकास है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो उत्तर प्रदेश में इस समय डिफेंस कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, क्या वो फ्री में होगा? उसके लिए इन्वेस्टमेंट आया, तभी तो कार्य प्रारंभ हुआ ना। तो ऐसा वातावरण बना, उस वातावरण को आप इग्नोर कर देते हैं, जिसमें आप जो है मजे से आराम से आगे बढ़ रहे हैं, और विपक्ष का सरकार का विरोध करने की आपको आसानी से सारी परिस्थितियां उपलब्ध है, आप बैठ के विरोध करते रहते हैं। लेकिन इसको भी आप झुठला नहीं सकते कि जो माहौल उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व हुआ करता था, उसमें और आज की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन है। नितेंद्र जी क्या कहेंगे? जो स्थापित जो यहाँ पे पहले से स्थापित उद्योग धंधे थे, वो जा रहे थे, आज नए उद्योग धंधे आ रहे हैं। तो केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार, आप कितना भी विरोध कर ले, लेकिन जनता है वो अपने विकास और अपने भविष्य को अच्छी तरह से समझती है, और उसी हिसाब से वोट देती है। ठीक है नितेंद्र जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई अगर आपको विरोध ही करना है, अगर आपको विपक्ष के तौर पर यही बताना है कि नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही, तो आप उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन इनका दावा यह है कि अगर वास्तविकता देखी जाएगी तो किसानों की हमने परिस्थितियां भी ठीक की हैं, किसानों की माली हालत भी हमने ठीक की है, और किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से उसमें भी हमने काफी सहयोग किया है। आलोक जी बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथी भी इस समय पूर्व में भी एक बोले, प्यारा भार्गव जी भी इस बात को कह रहे थे, तो बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। ये कह रहे थे कि किसानों को लाइन नहीं लगानी पड़ती है, लेकिन शायद हमारे भाई जो किसान बता रहे हैं, उन्होंने खुद खास तो अपनी साइकिल पे सर पे ढोया है। भाई मैं भी किसानी परिवार से हूँ, मैंने भी, और मैं आज तो पूरा दिन बिजली की बात कर रहे थे, बिजली के हालात, तो आज मैं पूरे दिन गांव में था। अभी भी आप मेरी शक्ल देख रहे हो, मैं भागा अभी आगे सिर्फ आपके चैनल पे सीधे बैठा हूँ, पूरे दिन गाँव में रहा हूँ। बत्ती का हालत ये है कि पूरे दिन बत्ती नहीं थी, और ये अभी बता रहे थे 2 तरीके खाद इस्तेमाल होती है, यूरिया और DAP। जयराम भाई जानते हैं कि कब DAP की जरूरत पड़ती, कब यूरिया की जरूरत पड़ती। जब बुआई का समय था आपके पास और जब छिड़काव का समय था तो मार्केट से यूरिया गैस थी, जब छिड़काव का समय था तो DAP उपलब्ध थी, और जब बुआई का समय था तब यूरिया उपलब्ध थी। अरे भाई किसानों को इतना बेवकूफ मत समझो, इतना परेशान किसानों को किया गया है इस बार कि किसान जानता है। हम लोग क्योंकि किसान परिवार से, हम लोग खुद भी खेती करवाते हैं, लगातार जाते हैं, देखते हैं चीजों की परिस्थितियों को। अभी मैं अपने जब पिछली रिजिम की बात बता रहा हूँ, जब नवंबर में बुआई की जरूरत थी तो मार्केट से यूरिया DAP की आती थी, उस समय बुआई के समय में DAP की जरूरत पड़ती है, और आज जब उसके बाद छिड़काव की जरूरत थी तो मार्केट से यूरिया गैस थी। ये है भारतीय जनता पार्टी के रिजिम का। अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं विरोध के लिए बोल रहा हूँ, ये जमीनी हकीकत है। और इतना ही अगर आपने किसान को खुशहाल बना दिया है तो आपकी सरकार में किसान की आत्महत्या का दर 18% कैसे बढ़ गया भाई?
आज किसान का कर्ज कैसे बढ़ गया? अरे किसान खुशहाल था तो अपना भी पुराना कर्ज था वो अदा करता और घर परिवार में शादी ब्याह करता, बच्चों की पढ़ाई करता, बिटिया की शादी करता। लेकिन किसान पुराना कर्जा दे नहीं पाया है, नया कर्जा बढ़ा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पढ़ सकता है, बिटिया की शादी नहीं कर सकता है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है और आत्महत्याएं कर रहा है। ये जमीनी हकीकत है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। आलोक जी, हम लोग विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं। हम संवेदनशील लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाज में विकास की बात करने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं दयाराम जी आपके पास उसके पीछे का लक्ष्य जन कल्याण होना चाहिए। राज्य का पहला जो हित है वो है फेयरवेल ऑफ स्टेट। ये फेयरवेल ऑफ स्टेट नहीं है, फेयरवेल ऑफ कैपिटलिस्ट हैं। ये कैपिटलिस्ट के हित में काम करने वाले लोग हैं, ये किसान के विरोध में काम कर। तो क्या दिया आपने? कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ से आपने दोगुनी की? क्या उसकी उस उत्पादन की कीमत से रेट बढ़ा दिए? जब खेत से फसल होती है और जब किसान की फसल खेत से घर आती है उस समय मार्केट में जमीन किसान की उत्पादन का मूल्य इतना कम होता है कि लागत नहीं निकलती। लेकिन जैसे ही वो बाजार से उत्पाद हमारे किसान से हट करके व्यापारी के घर पहुंच जाता है, उसके गोदामों में पहुंच जाता है, तो आज उसी टमाटर की कीमत 200 रुपए 150 रुपए हो जाती है। लेकिन जब वो किसान का टमाटर उसके खेत से होता है तो उसको 5 रुपए से भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। 10 रुपए पसेरी में वो बिकता है, 2 रुपया किलो में टमाटर बिकता है। ये है जमीनी हकीकत। आलोक जी, आप भी परिवार से होंगे, किसानों से जुड़े होंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में कभी जाते होंगे। तो जब किसान के टमाटर उसके खेत से निकल के आता है तो गली में जाता है और बाजार में फेंक के लौट जाता है। लेकिन आज टमाटर 150-200 रुपए किलो कैसे हो जाता है, ये जमीनी हकीकत समझने की जरूरत है। ठीक है दयाराम जी, इनका तो साफ तौर पर कहना है कि आप गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। जो किसान की हालत है वो तो वास्तव में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और आप बोल रहे हैं कि नहीं, किसान का बहुत ज्यादा भला हो गया है उत्तर प्रदेश में। नितेंद्र यादव जी, किसान है ये नहीं है, मैं कैसे मान लूं? समाजवादी सरकार में अगर कोई किसान था तो केवल यादव वर्ग था, बाकी कोई किसान नहीं था। सबसे ज्यादा भला अगर हुआ तो यादव वर्ग का हुआ है, बाकी किसी का हुआ ही नहीं है। मिलों में चले जाइए, चीनी मिलों में जो गुंडा टैक्स लगता था वो अब बंद है। ये मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। लंबी लंबी लाइन होती थी कि आप जाइए और धीरे से पैसा दिया जाता था, उसकी लाइन पहले आ जाती थी। आज नहीं है, आज लाइन में ही सब कुछ हो रहा है। ये नहीं मानेंगे। पहले भी संगतियां थी, पैसा देने में आनाकानी होता था, आज डायरेक्ट पैसा जा रहा है खाते में, कोई बिचौलिया नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, कम तो किया है। हम इसको नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार भी, और कोई भी सरकार, आलोक भाई ये दावे के साथ कहते कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, कृषि यंत्र की बात आई, किसानों के लिए जो यंत्र पहले नहीं हुआ करते थे आज उपलब्ध है। महंगा है, मैं मान लेता हूं, मैंने महंगाई के ऊपर कटाक्ष नहीं किया, महंगाई है भाई, मैं महंगाई से नहीं कर सकता और पूरा विश्व महंगाई से त्रस्त है। हम ही नहीं त्रस्त, उत्तर प्रदेश नहीं है, या अगर अलग राज्यों में मान लो जहाँ कांग्रेस की सरकार वहां महंगाई नहीं है क्या? कम करके दिखा दो। अगर आपकी जो हमारे समाजवादी भाई बोल रहे हैं, बोल दो बिहार में कम करके दिखा दो, राजस्थान में कम करके दिखा दो, जहां जहां आपकी सरकारें विपक्ष करवाइए ना, नहीं हो सकता। महंगाई एक प्रकार का कोढ़ तो बना है, ये पूरे समाज की देन है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं है, लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है। विपक्ष ठीक है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, काम करे, उसका स्वागत है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जैसा कि पहले गन्ने का जो मूल्य हुआ करता था वो उसमें कुछ पैसे काट लिए जाते थे गुंडा टैक्स की तरफ से। मान लीजिए आपका गन्ना गया, 1 से 1.5 साल बाद दूसरी कटाई आती थी, तब पैसा आता था। ये मैं भुक्तभोगी हूं, और नहीं तो कहोगे तो मैं पर्ची, अगर मेरे पास पुराना कोई पड़ा होगा 10 साल 11 साल का, तो पर्ची का रिकॉर्ड दिखा दूंगा, उसमें लिखा हुआ है पैसा कितने आया, मैंने लिख रखा होगा डायरी में। मैं एक कृषि का बता रहा हूँ, किसानी मैंने किया, खुद किया, मैंने सब्जी उगाई है। आलोक भाई, ये कहने की बात नहीं है, सब्जी उगा करके मेरा गांव जो पड़ता है वहां से ले जाकर के बाजार में मैंने बेचने का काम किया, साइकिल से ले गया हूँ। इसलिए मुझे कोई आना प्रवक्ता बताए, ये मुझे ना बताए कि मैंने किसानी नहीं किया। किसानी की हालात जो हुआ करती थी पहले से बेहतर हुआ। पहले सिंचाई के साधन कैसे नहीं होते थे, जैसे तालाब होता था, नहर होता, तालाब से एक होता था, हमारे यहाँ बोला जाता था दोगला। दोगला का मतलब होता है एक आदमी उधर एक आदमी उधर,
गड्ढे में पानी आता था उसको जो उतार करके जो खेत का सिंचा करता खेत में डालते थे। वो परिस्थिति देखिए, और आज की परिस्थिति देखिए, रहट चलता था, यानी बैल से सिंचाई होती थी, उसकी परिस्थिति देखिए, आज की उसमें बाल्टियां जुड़ी होती थी। तो बिल्कुल देखिए परिस्थितियां जो है बदली है। हम ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार कम हो गया या भारतीय जनता पार्टी हम एनडीए में आगे खत्म कर देंगे, नहीं, कोई सरकार नहीं कर सकता। महंगाई एकदम से कम हो जाए, नहीं, इसको भी हम नहीं करेंगे, लेकिन पहले से परिस्थितियां बदली है। चले जाइए गांव में, किसान जो कहता है भैया जो भी ठीक है, लेकिन हमारे लिए सामान तो उपलब्ध है बाजार में, बीज खाद उपलब्ध तो है, हमें दौड़ना नहीं पड़ता। हाँ, गांव में जो मैं अभी गांव में होके आया हूँ, जून में गया था, करीबन मैं 21 दिन के आया। हेलो भाई, चूंकि हम भी खेती वाले हैं, जाते हैं, धान लगाने की जब बात आई तो मैंने देखा वहां पे मजदूर नहीं मिलता, और मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है। एक मजदूर अगर धान की रोपाई कर रहा है तो 400 रुपए ले रहा है। पहले उसी धान की रोपाई दिहाड़ी थी, कितना हुआ करता था बताए हमारे साथी, पहले 1 बीघे में धान लगाने का केवल कितना जाता था, 500 रुपए। आज 1 बीघे की धान की लगाई जो है 1800, 2000 रुपए, 2600 हो रहा है। क्यों हो रहा है? यानी कि किसान जो बड़ी खेतीहर किसान वो 2600 रुपए अब दे रहा है, पहले 500 रुपए दे रहा था। 500 रुपए में भी वही दिल्लत थी, 2600 रुपए में वही दिल्लत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं महंगाई की मार सब पर है, इससे हम हट नहीं सकते। लेकिन स्थितियां ये है कि पहले से सुविधा अलग है। पहले की सुविधा ये है कि जिस तरह हम बैलों की खेती किया करते थे, आज का ट्रैक्टर आ गया है। पहले हम खेती जो है 6 महीने बनाए थे क्या? आजकल क्या बात कर रहे हो भाई? सुन रत्नाकर भाई, सुन तो नितेंद्र जी, नितेंद्र मैं जी, एक किसान की किसानी किया हूँ, मैंने सब्जी उगाया है। मैंने अगर कोलत किया, सब्जी उगा के किया, मुझे मत समझाइए भाई। मैं अरे भाजपा ने क्या काम किया ये बताओ यार। अरे सुन रत्नाकर जी आ रहा हूँ आपके पास, भाई रत्नाकर जी आ रहा हूँ। सुन लो रत्नाकर भाई, सुन लो, मैंने कहा ना, मैं कड़वी बात बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, आपको अच्छा लगे तो लगे भैया, और नहीं लगे तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ये सच्चाई है। ग्रामीण के लोगों को, ग्रामीण अंचल में लोगों को जो कपड़ा नहीं हुआ करता था, कपड़ा पहन रहे, महंगा है, लेकिन सब कोई कपड़ा पहन रहा है। अगर कह दो उनके पास कपड़ा नहीं है तो गलत है। महंगाई का मार हर कोई झेल रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, महंगाई नहीं है सरकार कम कर सकती, न वो सरकार, भ्रष्टाचार नहीं है सरकार कम सकती, न वो सरकार। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाई भले ही कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उससे वो सरकारें भी जूझ रही हैं जो कि बीजेपी की नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का जिक्र हो, चाहे वो राजस्थान का हो। लेकिन इनका ये कहना है कि किसान की परिस्थिति में परिवर्तन तो आया है। देखिए आलोक जी, 2-3 सवाल मैं बीच में ही टोकना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा कि भाई अब धारा प्रवाह बोल रहे हैं तो टोकना सही नहीं है। लेकिन ये जो चीजें गिना रहे थे ना, ये जो कि पानी देना और हल से खेती करना, ये 15-20 साल पहले की चीजें थी। 2014 से पहले ये सारी चीजें अवेलेबल थी। जो आज देख रहे हैं ना आप, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे यंत्र हो, चाहे मशीन से पंप से पानी देना, ये 2014 के पहले भी थी। तो 2014 के बाद देश भारत बना है ऐसा भी मत प्रोजेक्ट करिए, ये सब पहले भी थी। आज सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसान महंगाई के मार जो उस पर पड़ रही है तो उसको राहत देने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। अब भाई ये कह रहे थे कि ये बता दें कि कांग्रेस कैसे महंगाई कम कर देगी, कैसे कम कर सकती है, कैसे राहत पहुंचा सकती है। तो भाई को मैं बताना चाहता हूं और इनको जानकारी भी देना चाहता हूं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, अगर मैं राजस्थान की ही बात ले लेता हूं, तो वहां पे हमने सहूलियत दिया है। किस तरह से सहूलियत दिया है? 200 यूनिट फ्री दिया है हमने किसानों को। कितना? 200 यूनिट फ्री। अगर महंगाई की मार है तो भैया हम आपको राहत भी दे रहे हैं। हम अगर महंगाई की मार है, गैस सिलेंडर 1200 पार है, तो हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, 500 का सिलेंडर भी हम महिलाओं को दे रहे हैं, अपनी माताओं को दे रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ एक प्रोजेक्शन कर देना कि ये सारी चीजें अभी हो रही है, पहले नहीं होती थी, तो ये कहीं ना कहीं तथ्यात्मक बात नहीं है। और हमने अपनी जहां जहां सरकारें आई है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश में, जो कैबिनेट की दूसरी बैठक में ही हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। तो ये हमारी सरकार किसान हित ऐसी सरकार रही है और हम करते आ रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये भाई महंगाई के ऊपर कह रहे थे कि विश्व में महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ भी बढ़ेगी। भाई साहब, आपको थोड़ा सा मैं इकोनॉमी बता देता हूँ। मैं दूसरे चैनल पे भी था और प्रधानमंत्री मोदी जी बात कह रहे थे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और पहली अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। उसमें बड़ा डिटेल चर्चा
किया मैंने, और मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता देता हूँ। महंगाई निश्चित रूप से भारत की तुलना में दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है, लेकिन वहां पे प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे ना तो हमसे कई गुना ज्यादा है। तो उनके लिए कुछ परसेंटेज में महंगाई बढ़ना उनके लिए बहुत ज्यादा उनके सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज हमारे देश में पर कैपिटल इनकम जो कहते हैं प्रति व्यक्ति आय पूरे विश्व में 128वां नंबर पे है। तो आज हमारी आमदनी जो है वो 54 है, और आप कह रहे हैं 16 कर रहे होंगी, जिनका 10 रुपया इनकम है उनको अगर 11 रुपया हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम 54 से अगर 1 रुपया हो जाएगा महंगाई तो हमारे सेहत पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई, क्यों नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज ये कह रहे थे कि मजदूर नहीं मिलता है। भाई मजदूर कैसे मिलेगा? आप भी गांव के हैं ना, हम भी गांव के हैं, आलोक जी भी गांव से संबंधित हो गए, बाकी भी भाई लोग गांव के हैं। क्या सच्चाई है उसमें, आपने ये नहीं बताया। आज जो मोदी सरकार ने फ्रीबीज बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, आलोक जी, फ्रीबीज जो देने का काम किया है उसकी वजह से मजदूर नहीं मिलते हैं। आपने लोगों को आत्मनिर्भर बताया नहीं, ये ले लो भाई 1000 तुम ले लो, ये 2000 तुम ले लो, ये फ्री का राशन ले लो, ये 80 करोड़ जनता फ्री का राशन। कहाँ से मिलेगा मजदूर? उसके घर में पैसा आ रहा है, अन्न आ रहा है, वो तो देख रहा है कि हाँ भाई कल भर के लिए है मेरे यहाँ राशन, तो मुझे मजदूरी करने की क्या जरूरत। क्या आपने उसको आत्मनिर्भर बनाया? ठीक है। क्या आपने जागरूक बनाया? ये नहीं मिल रहा है मजदूर, फ्री बीज की वजह से नहीं मिल रहा है मजदूर। आप ये सच्चाई है और इसको जान लीजिए और परख लीजिए। ठीक है, हम छोटा सा यहाँ पर एक उत्तर ले लेते हैं प्रदीप जी। इनका जो सीधा आरोप है कि जिस तरह से किसानों की स्थिति को लेकर लगातार मंथन हो भी रहा है और ये होते भी रहना चाहिए, लगातार बहस में तमाम मुद्दे देश में चलते रहते हैं, लेकिन हमको लगा कि किसान को लेकर भी एक चर्चा होनी चाहिए कि 24 में किसान के मूड में क्या है। क्या आपको किसी तरह की चिंता है कि जिस तरह से विपक्ष के आरोप है कि किसान को लेकर आपने कोई बेहतर काम नहीं किया, या आपके जो दावे हैं कि हमने सबसे बेहतर काम किए हैं, किसी तरह की चिंता है या आपके मन में उत्साह है कि देखते हैं कि किसान का रिस्पॉन्स क्या होगा? इसी तरह के सवाल 19 के चुनाव से पहले भी होते थे और हर विधानसभाओं के पहले भी इसी प्रकार के सवाल होते हैं। जब रिजल्ट आते हैं आम चुनाव के, प्रदेश सरकार के, हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और हम इस समय उत्तर प्रदेश सेंटर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो इस तरह की बरगलाने की कोशिश होती है विपक्षी दलों से, या जो लोग सरकार में आने के लिए बहुत जरूरत है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी सफल होती दिख नहीं रही है किसी भी प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट का जमाना है, साथी प्रवक्ता ने बोला कि सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तो उसी इंटरनेट के माध्यम से सरकार के किए हुए काम भी पहुंच जाते हैं और ये भी पता लग जाता है कि इसके पहले किसने क्या किया और अब क्या किस प्रकार से बगड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जमाना लग गया कि कल 20-25 लोग एडिटर हुआ करते थे, वो चाहते तो वही छपता था और वही जनता तक पहुंचता था, जिस प्रकार से चाहते थे उस प्रकार से जाता था। आज तो 2 घंटे बाद किसी भी इस तरह की बातों का खंडन या उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो उसी के दम पे ठीक है 14, 19 और अभी 24 का चुनाव, ये लोग इतने अक्साए हुए, इतने परेशान है कि एकदम अनर्गल चले जा रहे हैं। तो सकारात्मक करिए ना भाई साहब। और देखिए, मैं रफाका भाई को ये विनती करूंगा, अभी आप, मैं इससे पहले उनको विनती करूं, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ। टमाटर जो 160 रुपए की बात हो रही है, भारत सरकार का एक उपक्रम है ONGC, जो की एक प्रतिस्पर्धा है सीधे किसानों से उनके उत्पाद को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए, और उसमें शिपमेंट में कोई चार्ज नहीं लगता है। वहाँ टमाटर इस समय 70 रुपए किलो है। आप खरीदना चाहे तो मेरे से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा और टमाटर आपके घर 70 रुपए में पहुंच जाएगा। और ये सरकार की योजना है जिससे सीधे फार्मर जो उगाने वाले हैं वो और सीधे खरीदने वाले, जो बीज विचार का कार्यक्रम हुआ करता था वो खत्म हो जाए। अगर आपको मेरी बात यकीन ना हो तो मेरे से जो आपके मित्र जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैं उनको भेज देता हूँ, आप उसको फिर कार्यक्रम चलाइए। ठीक है, मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि किसानों की स्थिति में आपने बेहतर परिवर्तन किया है और किसान निश्चित तौर पर एक बार बटन दबाकर आपके पक्ष में एक बड़ा फैसला दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किसान को लेकर हर किसी के पास कुछ न कुछ कहने के लिए है, दावा करने के लिए है। विपक्ष को लगता है कि किसान शायद सत्ताधारी दल से नाराज है और इस बार उसके पक्ष में हो सकता है, लेकिन सत्ताधारी दल का दावा बिल्कुल साफ है कि हमने किसान सम्मान निधि से किसानों को सम्मान भी दिया है, उनकी आर्थिक रीढ़ भी हमने मजबूत की है और इसका फलसफा जरूर एक बार देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 24 में किसान किसको जिताने वाला है। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।